नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ में मॉडल पेपर नंबर 79 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, इस बार अपना सिलेक्शन 100% होना चाहिए। उसके लिए आप हमारे इस ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा तो आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जीवन में सफल बनना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल देना। जो मैं 5 बातें बता रहा हूँ वो आप दिमाग से निकाल देना तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। पहला क्या है? मुझसे नहीं होगा। आप थोड़ी पढ़ाई करते हैं, आपको कोई कठिनाई महसूस होती है और आप कहते हैं कि अब तो मेरे से नहीं होगा। पहला क्या है? मुझसे नहीं होगा, ये बात दिमाग से निकाल देना। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम है कहना, लोग कह के रुक जाएंगे पर अपनी तैयारी करते रहना है। तीसरा है, मेरा मूड नहीं है। जैसे होता है कि आज मेरा मूड नहीं है, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ लूँगा, अभी तो एग्ज़ाम दूर है। तो ये भी ध्यान रखना कि मूड नहीं, डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। जितने घंटे का टाइम फिक्स करो कि आज का इतना टारगेट है, टारगेट लेके चलोगे तो ही सिलेक्शन होगा। चौथा, मेरी किस्मत ख़राब है। दोस्तों, किस्मत ख़राब नहीं होती है, अपन ने कितनी मेहनत की है वो तय करता है कि आपकी कितनी मेहनत है। और पांचवा, मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है आपके पास? समय निकालो। समय नहीं है तो समय निकालना पड़ता है, रातों की नींद जगानी पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 नियम है जीवन में सफल बनना है तो आप ये ध्यान रखिएगा और इसी के साथ अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो। तो इसी के साथ चलते हैं। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है मॉडल पेपर का। भारत की भूमि किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से का इंदिरा कोल कहते हैं? किस हिस्से को इंदिरा कोल कहते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कोल कहते हैं। तो दोस्तों, किस दिशा के आखिरी हिस्से को कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है पश्चिम। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इंदिरा कोल कौन से हिस्से पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदिरा कोल कहाँ है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। जो दोस्तों कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कर देते हैं। कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कोल, उत्तर दिशा में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ ले अगर, तो दक्षिण में कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इन दोनों में कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है क्योंकि इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। तो कोल ध्यान रखना, कोल कहाँ पर? तो कोल ऊपर। कोल कहाँ लगता है? ऊपर, कान पे लगाते हैं। तो इंदिरा कोल ऊपर, पॉइंट पॉइंट नीचे जमीन पर डॉट लगाते हैं। तो इस तरह ध्यान रख लीजिएगा आप कि डॉट जमीन पर लगाते हैं। कॉपी में लगाते हैं तो कैसे? नीचे तरफ लगाते हैं। और फोन इंदिरा कोल, कोल कहाँ पर करके बात करते हैं? तो कान पे लगाकर, तो ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा। ठीक है, इस तरह ध्यान रख लीजिएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अगस्त, ऑप्शन बी है 25 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 29 अगस्त। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। दोस्तों, ये कब से मनाना चालू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 2012 से। कब किया? 29 अगस्त 2012 से किया गया। किसके? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 2012 को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन की अवसर पर ही ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय कौन था?
तो दोस्तों बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था? तो देखिए, ऑप्शन ए है मोहन गुजराल, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल, ऑप्शन सी है सुकुमार सेन, ऑप्शन डी है पियाली बसाक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो अभी इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी वर्तमान में कौन गया है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो ये आपको सबको आना चाहिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पियाली बसाक। दोस्तों ये कब गई थी, ध्यान रखिएगा, तो 22 मई 2022। कब दोस्तों? 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की है ये। दोस्तों कहाँ की है पियाली बासक? तो पश्चिम बंगाल, ये भी ध्यान रखिएगा आप, पश्चिम बंगाल की जो ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों ये पहली भारतीय महिला है जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। ठीक है, और कहाँ की निवासी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ आंसर देते रहिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हमारे मॉडल पेपर क्वेश्चन की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आपको जो भी मॉडल पेपर करवा रहे हैं, सारे मॉडल पेपरों की वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, किस रेट पर मिलता है? तो देखिए दोस्तों, ये पेट्रोल किस रेट पर मिलता है? तो 82.42 रुपये, 82.42 में प्रति लीटर वहाँ पर पेट्रोल मिलता है। और डीजल, डीजल किस रेट पर मिलता है? तो वहाँ डीजल 78.01 रुपये। कितना सस्ता है दोस्तों, अब आप देख लीजिए, सबसे सस्ता भारत में अंडमान निकोबार में ही मिलता है पेट्रोल 82.42 रुपये और डीजल 78.01 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंदौर। दोस्तों लगातार 7 बार इसने यह स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, प्रथम स्थान पर। कब से जीता है, कितनी बार? 7, लगातार 7 बार, लगातार 7 बार। तो दोस्तों कब से? तो ध्यान रखिएगा, 2017 से 2023 तक ये प्रथम स्थान पर ही है। और 2024 में अभी आएगा, तो 2024 में ही लगभग तो यही होगा, फिर कुछ चेंज हो तो वो अभी नए आंकड़े आए नहीं हैं, तो अभी तक तो इंदौर ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। दोस्तों सूरत को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं सूरत को। कपड़ों की फैक्ट्री किस शहर में? तो सूरत में है, और इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों ये हर साल कपड़ा कारोबार लगभग 5 अरब रुपए का है इनका, लगभग एक साल का कारोबार कितना है कपड़ों का? तो 5 अरब रुपयों का कारोबार। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक साल में कपड़ों से कितना इनको मतलब कारोबार कितना होता है, तो 5 लाख रुपए का। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो सीधा देना है, ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपके अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 120/80। कितना होता है दोस्तों, 120 या 80, न्यूनतम 80 और अधिकतम 120 होना चाहिए। ठीक है, इससे बढ़ेगा तो रक्तचाप ज़्यादा होगा और कम होगा तो ध्यान रखिएगा 180 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये अपना रक्तचाप बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन है नागपुर में, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है आगरा, ये आगरा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, नागपुर में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है। दोस्तों योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, तो देखिए केंद्र आयोग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों स्थापना ध्यान रखिएगा योजना आयोग की। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और स्थापना हुई थी, ये तो स्थापना हुई थी, ये स्थापना। और दोस्तों इस योजना आयोग खत्म कब किया, तो योजना आयोग को खत्म ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इसको खत्म किया 13 अगस्त 2014 को। और दोस्तों इसको खत्म किया तो इसके स्थान पर योजना आयोग को खत्म कर दिया और इनकी जगह एक नई आयोग का गठन हुआ। अपने को क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि योजना आयोग की प्रतिस्थापन किसका हुआ था, तो इसकी जगह कौन आई थी, योजना आयोग खत्म कर दिया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों कि किसका प्रतिस्थापन किससे हुआ था, तो नीति आयोग से हुआ था। योजना आयोग का प्रतिस्थापन नीति आयोग से हुआ था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था। दोस्तों निम्न में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना, तो ऑप्शन है आर वेंकटमन, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वीवी गिरी,
ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि 2 बार राष्ट्रपति कौन बना था भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये पहले भारतीय थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे भारत के दोस्तों। और ये कहाँ के थे, तो ये बिहार से, कहाँ के हैं ये, बिहार से थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी है 15 मार्च 2017, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2017, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट डेट क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कहीं कहीं 13 अप्रैल भी देते हैं, क्या देते हैं 13 अप्रैल, 13 या 14 दोनों डेट मानते हैं, 13 या 14। तो आप डेट में कन्फ्यूजन ना हो, उसके आसपास डेट देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिख देते हैं 13 की जगह 14, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं, एग्जामिनर में भी, मेन एग्जाम में भी हो जाती है। हमारे से जो पीपीटी हमारे जो बनाते हैं हमसे तो होती है, पर एग्जामिनर भी कई बार गलत डेट डाल देता है, और वो मान्य होती है। वो आगे से अगर बोर्ड उसको मानती है तो फिर अपन उसमें कोई भी नहीं कर सकते, जो मानती है वही सही होता है। तो आपको अप्रैल तो ध्यान ही, और 2017 में हुआ था, तो 14 और 13 अप्रैल का कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल 2017 या 13 अप्रैल 2017 को हुआ था। दोस्तों किसने किया था, तो हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य में हुआ था, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। पर दोस्तों ये ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ क्यों किया था, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए। क्यों किया था दोस्तों, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए। तो लिए लिख देते हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये बी के दक्षिण में। तो दोस्तों ये बी के दक्षिण में कौन है, ए। तो ये लिख दिया ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा सी बी के पूर्व में है। तो बी के पूर्व में, ये पूर्व किधर हो गया, ये कौन है, सी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि डी एक्स के दक्षिण में है, डी एक्स के दक्षिण में है। तो अब इधर देखिए डी एक्स के दक्षिण में है, डी सी के दक्षिण में होगा दोस्तों, एक्स के नहीं होगा, यहाँ सी होगा, एक्स तो यहाँ कहीं बन भी नहीं रहा। तो दक्षिण में है, तो ये दक्षिण किधर, ये वापस नीचे हो गया, ये डी दक्षिण में है, बराबर दूरी पर है। तो ठीक है दोस्तों, हाँ डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पे है। तो ठीक है दोस्तों, हाँ ये हो गया, बन गया, सही चल रहे हैं अपन। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दोस्तों ये बी है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दोस्तों देखिए पहले अपन इधर लिख देते हैं, ऊपर क्या होता है उत्तर, दक्षिण, ये इधर पश्चिम, और ये पूर्व। तो दोस्तों देखिए कि दक्षिण पूर्व किधर, इस दिशा में, दक्षिण पूर्व कहाँ बन रहा है, ये दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन के अनुसार अपन इससे चलते हैं। तो देखिए इस ये, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है दोस्तों, तीर के निशान से देखिए बी के दक्षिण पूर्व में डी है। कौन है दोस्तों, ये डी है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, कितने जाता है दोस्तों, 6 मीटर जाता है उत्तर दिशा में, और फिर वह पूर्व में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। पूर्व में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए
डायग्राम बनाते हैं सबसे फर्स्ट तो कि इसका डायग्राम कैसे बन रहा है। देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में चला 6 मीटर, तो उत्तर दिशा में ये चला कितना मीटर चला, 6 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है, ये कर दिया। उत्तर दिशा में 6 मीटर चला। डायग्राम थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि दोस्तों फिर यहाँ अपने को स्पेस कम मिलेगा। तो ये चला उत्तर में 6 मीटर। ठीक है, फिर वह पूर्व में 8 मीटर चलता है। 6 मीटर चला और फिर ये पूर्व में कितना चलता है, 8 मीटर। ये 8 मीटर लिख दिया। चलकर वह रुक जाता है। अब यह रुक गया दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो दोस्तों अपने को ये दूरी पूछी है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है अपने को, ये दूरी। तो दोस्तों अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इसको माना ओ, ये है ए, और इसको अपन ने बी मान लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको पता हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर अपने को क्या, कर्ण स्क्वायर यहाँ का है ओसी स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, ये यहाँ कर देते हैं ओसी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार क्या है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ओ ए स्क्वायर। ये लंब हो गया ओ ए, ये स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए कि ए बी कितना दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस ओ ए 6 का स्क्वायर। अब ये साथ में ओ सी स्क्वायर चल ही रहा है, ओ सी स्क्वायर तो चल रहा है दोस्तों। ये तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और 6 का 36। दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 100। और दोस्तों अस्सी का ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 100 लग जाएगा, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना, 10 होता है। तो दोस्तों वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की, 10 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 50, 49, 47, 44, 40 और उसके आगे वाली सीरीज क्या बन रही है दोस्तों। तो देखिए श्रृंखला बतानी है। ये दिया है 50, उसके बाद 40, 49, सॉरी दोस्तों 49, फिर 47, फिर 44, फिर 40, और इसके आगे क्या श्रृंखला बनेगी वो बतानी है। तो देखिए 49, 50 में से 49 क्या करेंगे, -1 करने पर बन रहा है। और ये 49 और 47 कैसे बन रहा है, तो ये -2 करते हैं तो बन रहा है। और 47 से 44, 47 से 44 -3 करते हैं तो बन रहा है। और अगर -4 करेंगे तो 40 बन रहा है। तो दोस्तों देखिए सब में एक एक माइनस से, एक -2, -3, -4 कर रहे हैं। अब अगली श्रृंखला बनाने के लिए क्या करेंगे, -5। क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो -5 करने पर क्या बनता है, 40 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा, 35। कितना आएगा दोस्तों, 35 बनेगा। ये यहाँ लिख देते हैं 35। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 35। अब इससे आगे श्रृंखला पूछ लेते, अगर 35 भी दिया होता तो फिर -6 करते। 35 में -6 कर देते क्या आता, 29 आता। अभी अपने को ये जो आगे श्रृंखला एक ही पूछी है, तो करेक्ट आंसर 35 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। ठीक है, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले, राज ने क्या किया दोस्तों, मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरा किया। मोहित से पहले किसने की, राज ने। तो ये राज लिख दिया। ये दौड़ रहे हैं, जैसे ऐसे मान लेते हैं अपन, थोड़ा आगे लिख देते हैं। ये है राज, राज ने मोहित से पहले, तो ये मोहित आ गया पीछे, मोहित से पहले हो गया, कौन हो गया, राज। लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरी की, तो गौरव और आगे है।
तो यहाँ पर लिख देते हैं गौरव। सबसे आगे कौन है दोस्तों? गौरव। ठीक है, दौड़ पूरा किया। आशीष ने सचेत से पहले, आशीष ने क्या किया? सचित से पहले दौड़ पूरा की, लेकिन मोहित के बाद। तो मोहित के बाद किसने की? आशीष ने। ये आशीष मोहित से बाद में की, तो मोहित पहले। और फिर लास्ट में कौन? सचित। ये सचित। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा कि 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले, तो राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरा की। तो सबसे आगे कौन है? गौरव। गौरव के बाद राज ने की, राज ने बाद मोहित ने की। ये 3 हो गए दोस्तों। अब आशीष ने सचित से पहले की, तो ये आशीष ने, तो ये सचित से पहले की, तो सचित नीचे आ गया और ये आशीष ऊपर आ गया। लेकिन मोहित के बाद दौड़ पूरा की, तो मोहित के बाद ही की दोस्तों। ये मोहित आ रहा है, मोहित के बाद दौड़ा पूरा किया। तो दौड़ किसने जीती? दौड़ कौन जीतता है? जो सबसे आगे होगा वो दौड़ता है, दौड़ जीतता है। तो सबसे आगे कौन है? गौरव। और तो दोस्तों देखिए, सबसे दौड़ किसने पूरी की? तो गौरव जीता। तो सबसे आगे गौरव था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दौड़ गौरव ने जीती थी। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का खेल था और कुछ भी नहीं। अगर आप गलत बना देते सिस्टम से, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होता है दोस्तों, वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो दोस्तों 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो समय बराबर n-1/r इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। n कितना दिया है? तो कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? तो n दुगुनी पूछा है, तो 2 - 1। और दोस्तों दर कितनी है? तो दर पर 5% की वार्षिक दर, ब्याज की दर पर 5%, तो दर कितनी है? 5 इंटू क्या करेंगे? 100। तो कितने समय में होगा दोस्तों? तो 1/5, तो अब बचेगा क्या? 100/5। 100/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष। तो दुगनी हो जाएगी दोस्तों। साधारण ब्याज की दर पर 5% कितने वर्षों में दुगनी होगी? तो 20 वर्षों में। कितने वर्षों में होगी? 20। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ देखिए दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक पाठशाला में 180 लड़के हैं दोस्तों। कितने लड़के हैं? एक पाठशाला में 180 लड़के हैं, जिनमें से 5% अनुपस्थित है। 5% अनुपस्थित है, तो उपस्थित लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों माना कि प्रतिशत देखते 100% छात्र, उनमें से कितने? 5% अनुपस्थित है, तो 95 उपस्थित है। 95% छात्र उपस्थित है, ये उपस्थित है। ठीक है, अब उपस्थित लड़कों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लड़के कितने? उपस्थित संख्या की, उपस्थित लड़कों की संख्या, तो उपस्थित लड़कों की संख्या बराबर, तो बराबर देखिए दोस्तों, लड़के कितने थे? 180, और परसेंट में देखें तो 95, परसेंट हटाएंगे ये बटा 100। तो दोस्तों 180 इंटू 95/100 करेंगे तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी रह जाएगी? 171। 171 लड़के उपस्थित थे। 5% अनुपस्थिति निकालने के बाद, जो अनुपस्थित थे उनको निकालने के बाद, तो उपस्थित लड़के कितने थे? 171। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 171 लड़के उपस्थित थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी है। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी के भाव 25% बढ़ गया दोस्तों। चीनी का भाव कितना बढ़ा? 25%। एक परिवार चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, चीनी होगा, चीनी की खपत में होगा दोस्तों, कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि घर
खर्च अपरिवर्तित रहे। एक तो चीनी के भाव 25% बढ़ गए। एक परिवार कितने चीनी की खपत करे कि उसकी तो उसका तय खर्च है वो यथावत रहे, उनके खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़े। और भले चीनी का मूल्य बढ़ गया है 25% पर उनके खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये बस पूछा है। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं चीनी का मूल्य, माना चीनी का मूल्य कितना माना दोस्तों, कितना माने 100 मान के ही चलते हैं, 100 माना। ठीक है, 25% भाव बढ़ गए, भाव बढ़े तो नया भाव क्या है, नया भाव, तो नया भाव क्या होगा दोस्तों 125, 125 हो जाएगा। अब सूत्र ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, एक सूत्र ध्यान रखिएगा इसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अपरिवर्तित रहे तो अंतर बटा नया भाव, जो अंतर आता है दोस्तों कितने का अंतर है बटा नया भाव करना है। तो अंतर किसमें, भाव में होगा। तो अंतर कितना दोस्तों 25 का अंतर है, 25% की बढ़ा ना 25%, तो अंतर कितना हुआ 25। और नया भाव, तो नया भाव कितना बना 125 इंटू कितने क्या करेंगे 100। तो ध्यान रखिएगा इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, तो दोस्तों 20% कमी करोगे तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, कितने 20%। और 20% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने आज की मॉडल पेपर सीरीज़, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।